मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बायोफिजिक्स चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने बफर सिस्टम स्टार्ट किए थे पढ़ने। बफर सिस्टम मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था। बफर सिस्टम क्या होते हैं कि बफर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पीएच को बैलेंस रखते हैं। यानी कि जो हमारे ये एक मिक्सचर होते हैं जिसमें ये मिक्सचर होते हैं वीक एसिड के विद द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के विद द साल्ट ऑफ वीक बेसिस। तो इसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या होती है कि पीएच का जो चेंज होता है उसको रजिस्ट करने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन्स के बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रखने के लिए। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट टाइप के बफर सिस्टम्स होते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फेट बफर सिस्टम के बारे में। हमें पता है कि जो फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है वो किसका बना होता है, मोनोबेसिक फॉस्फेट, यानी कि H2PO4 नेगेटिव एंड डाइबेसिक फॉस्फेट। तो जो ये बफर सिस्टम होता है इसकी पी के वैल्यू कितनी होती है, 6.8, जो कि नॉर्मल होती है। पीएच वैल्यू ऑफ 7.4 जो ये बॉडी फ्लूइड की होती है। और ये ऑपरेट कब करता है, इसकी मैक्सिमम बफर पावर पे। पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, 1/32 ऑफ बाइकार्बोनेट बफर। तो इसलिए जो टोटल बफरिंग पावर होती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वो कम होती है देन बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। पर जो ये बफर सिस्टम होती है, ये बफर सिस्टम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्योंकि पीएच वहाँ पर काफ़ी कम होता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। पर जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कंसनट्रेशन होती है फॉस्फेट आयंस की वो बहुत ज़्यादा होती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो जो पीएच होता है इन इंटरसेलुलर फ्लूइड का वो काफ़ी क्लोज होता है टू द पीके वैल्यू ऑफ फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो जो फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है ये इस तरह से ऑपरेट करता है कि अगर हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे तो वो एकदम चेंज हो जाते हैं वीक एसिड में, जिससे कि जो पीएच है वो चेंज हो जाता है। और अगर हम इस तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है इनटू वीक बेस में, जिससे कि जो पीएच है वो एल्कलाइन साइड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। इसके अलावा अगर तीसरा जो बफर सिस्टम होता है वो होता है प्रोटीन बफर सिस्टम। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल बफर सिस्टम होता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स का बनता है। जो बॉडी के अंदर सेल्स है, प्लाज्मा है, उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसका बनता है। और इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है जिसकी वजह से जितने भी केमिकल बफरिंग बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो इसी के अंदर ही बनते हैं। हमें पता है प्रोटीन किसका बनता है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स का, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में लिंक होते हैं। तो इनमें से कुछ जो एसिड रेडिकल्स होते हैं जो डिसॉल्व जाते हैं टू फॉर्म द बेस प्लस हाइड्रोजन आयंस, जबकि जो पीकेस है इनका वो नियरली क्लोज होता है 7.44 के। तो इसलिए ये मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम होते हैं। तो मेनली हमने जो इसमें 3 बफर सिस्टम पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फिर हमने पढ़ा फॉस्फेट बफर सिस्टम और तीसरा पढ़ा हमने प्रोटीन बफर सिस्टम। ये हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो इनसे लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है म्यूकस के अंदर, उनके अंदर एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज होती है और वो कैपेबल होते हैं बफरिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एसिड और बेसिस। क्योंकि म्यूकस के अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके साथ साथ क्या है, लीवर के अंदर होता है एपोफेरिटिन फेरिटिन ब्लड आयरन बफर सिस्टम, जो कि हेल्प करते हैं इन रेगुलेटिंग द आयरन लेवल इन द ब्लड। तो इस तरह से बच्चों हमने बफर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। अब सेकंड जो टॉपिक है अपना वो है ट्रांसपोर्ट थ्रू बायो मेम्ब्रेन्स। हमें पता है बायो मेम्ब्रेन्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या बायो मेम्ब्रेन्स है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि ये सेमी परमेबल होती है। ये केवल सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अपने अंदर से आने या बाहर जाने देती है। तो इनके लिए इस सेलेक्टिव परमेबिलिटी के कारण ही एक रेगुलेटेड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या फिर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि हमारे जो सेलेक्टेड आयंस है वो अंदर आ सके या जा सके। तो इसी के बेस पे जो ट्रांसपोर्ट होता है बायोमेम्ब्रेन्स के थ्रू, ये 2 तरह से होता है। पहला होता है फिजिकल और पैसिव प्रोसेस, यानी कि फिजिकल जो ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट आज हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव यानी जो स्लोली होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता। ये क्योंकि इसमें एनर्जी यूज नहीं होती इसलिए बिल्कुल स्लो प्रोसेसेस होती हैं, और ये कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट नहीं करता सब्सटेंसेस को। और साथ साथ ये लो टेम्परेचर या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ साइनाइड्स, इस तरह के फैक्टर्स का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन है ये भी वेरी करती है, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, और जो मटेरियल होता है अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्यूमुलेट नहीं होता।
तो मेनली जो है पैसिव प्रोसेसेस है बेटा, इसके अंदर मेनली दो चीज़ें आती है, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तुमने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें, डिफ्यूज़न क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जिसमें मटेरियल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी और डिफ्यूजन प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या फिर फ्री एनर्जी डिफ्यूजन प्रेशर। यानी कि हाई कंसंट्रेशन होगी, चाहे वो कंसंट्रेशन की हाई होनी चाहिए कंसंट्रेशन, चाहे वो कंसंट्रेशन हो सोल्यूट की या फिर केमिकल ग्रेड पोटेंशियल वो भी हाई से लो होता है, फ्री एनर्जी भी हाई से लो होती है, प्रेशर भी हाई से लो ही होता है। तो ड्यू टू टेंडेंसी उनके जो मॉलिक्यूल्स की है उनकी वो किस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं टू देयर बाय देयर रैंडम मूवमेंट्स, इसको हम ब्राउनियर मूवमेंट्स बोल देते हैं। सो जो मूवमेंट होते हैं पार्टिकल्स की, इसका हम सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे हम अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं मंदिर में, तो धीरे धीरे हमें क्या लगेगा कि वो जो अगरबत्ती की जो खुशबू है धीरे धीरे वो मंदिर से वो पूरे घर में के अंदर फैल जाती है, डिफ्यूज कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है उसकी, और वो धीरे धीरे हाई टू लो कंसंट्रेशन वो पूरे घर के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है। अगर बीकर के अंदर हमने छोटे से क्रिस्टल्स लिए, हम देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में पूरा ही पानी जो होता है वो ब्लू हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे डिफ्यूजन है पोर्स थ्रू द पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, हमें पता है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक पोरस मेम्ब्रेन है और इसके अंदर बहुत सारे वाटर फिल्ड पोर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये पोर्स होते हैं दीज आर द चैनल्स, जिसमें से कुछ फर्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो पास आउट होते हैं, जो कि जो ये पोर्स होते हैं इनमें कुछ कैटायंस के से लाइंड होते हैं और कुछ एनायंस से। तो इसलिए ये पोर्स होते हैं या तो परमानेंटली ओपन रहते हैं या फिर इनके ऊपर वाल्वुलर ओपनिंग्स होती है, और ये केवल तभी खुलते हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा। तो इसके साथ साथ जैसे डिफ्यूजन अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट के हाई से लो प्रेशर में भी चलते हैं ये, जैसे हमारा रेस्पिरेशन जो है वो हमारा इस पे वर्क पे करता है, यही हमारा मैकेनिज्म ऑफ प्रिंसिपल होता है रेस्पिरेशन में, कि जो प्रेशर जैसे हमारी बाहर के से हम हाई जो ऑक्सीजन होती है जो हम अंदर लेते हैं वो हाई डिफ्यूजन होती है, यानी उसका हाई पार्शियल प्रेशर होता है, और हमारे अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो सो उसका लो पार्शियल प्रेशर होता है, तो वो हमारी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हाई से लो में आती है। इसी तरह से जो CO2 है, हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 होते हैं उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, तो वो बाहर से अंदर से बाहर जाएगी और ऑक्सीजन है वो अंदर बाहर से अंदर आएगी। इसी तरह से अगर फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस की बात करें, इसके लिए एक मॉडल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल भी दिया था, सिंगल निकोल्सन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसमें क्या कहता है कि ड्यू टू रैंडम थर्मल मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, जो टेम्परेरी जो स्टैटिक स्पोर होते हैं ये हमारे फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर बन जाते हैं और जहाँ से फैट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। अगर फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, जैसे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो बढ़ जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसी तरह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करें तो जितना कम होगा मोलिकुलर वेट उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। इसी तरह से अगर डिस्टेंस की बात करें कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, और जितना ज़्यादा डिफ्यूजन क्रॉस सेक्शन होगा डिफ्यूजन का उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन रेट का एक फॉर्मूला होता है कि किसके बराबर होता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस इनटू में क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू में टेम्परेचर अपॉन में मोलिकुलर वेट डिस्टेंस एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस किसके होता है मोलिकुलर वेट के डिस्टेंस के और स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ मीडियम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमें पता है डिफ्यूजन किसका रोल बहुत सारी चीज़ों में होता है कि ये हेल्प करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म के अंदर। जो फेरोमोन्स होते हैं एनिमल्स के अंदर वो एयर में डिफ्यूज होके धीरे धीरे दूसरे एनिमल्स तक जाते हैं और जो कि मेटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो सुगंध वाले यानी सेंटेड जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने जो केमिकल्स होते हैं एयर के अंदर रिलीज होते हैं और ये एयर के अंदर जाके पोलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। साथ साथ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स के एक्सचेंज में जैसे कुछ सेल टू सेल ऑफ मूवमेंट वाटर इन द रूट ऑफ प्लांट्स, और ये सेल को दो बहुत सारे सब्सटेंसेस रिसीव या एक्सपेल करने में भी हेल्प करते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। थैंक यू बेटा।